प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले रॉयल पाम क्लब के मुशीर शाहरुख खान के दौर में 9 करोड़ की बेज़ाब्तगियां, सुप्रीम कोर्ट में अहम इंकशाफात, अदालत ने निजी ऑडिट फर्म को 2 हफ्तों में क्लब का 2017 का ऑडिट मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। आजम स्वाति के चहीते शाहरुख खान ने कौन सी बेज़ाब्तगियां की, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे महंगी गैस बिजली से अवाम शदीद परेशान, हुकूमत की जानिब से प्लांट्स एलएनजी की बजाय फर्नेस ऑयल और डीजल पर चलाए जाने का इंकशाफ। नून लीगी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल से किस ग्रुप को बड़ा फायदा दिया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मरी वाकया, वजीर आला चीफ सेक्रेटरी जिले इंतजामिया बरी, खराब मौसम में ट्रैफिक जैम, होटल्स के ज्यादा किराए सानेह का जिम्मेदार करार। मरी में कैपेसिटी से ज्यादा गाड़ियों के दाखिले की इजाजत किसने दी? क्या एनडीएमए और दीगर इंतजामी इदारे हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार थे? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पहले फरोख्त किए गए हुकूमती इदारों के अभी तक पैसे ही नहीं मिले। सेक्रेटरी काबीना अहमद नवाज सुखेरा का काबीना इजलास में इंकशाफ। गद्दू और नंदीपुर पावर प्लांट्स की निजकारी के मामले पर काबीना सेक्रेटरी अहमद नवाज सुखेरा और वफाकी वज़रा हम्माद अजहर और शौकत तरीन आमने सामने आ गए। अहमद नवाज सुखेरा ने दोनों पावर प्लांट्स पीएसओ को देने को निजकारी के कवानीन से मुतसादिम करार दे दिया। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी, इसको भी अनफोल्ड करेंगे। क्लास साहब, सबसे पहले रॉयल पाम क्लब का ये वाकया जिसमें हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमें इसके ऊपर डिटेल्स बताएंगे। बट आप थोड़ा सा इसका अगर इंट्रो दे दें और बता दें। इसलिए भी दे दें कि ये स्टोरी जो पिछले 10-15 साल से क्लास साहब ब्रेक करके 20 साल हो गए हैं और ये 20 साल से ये इनके जो है ना, और मेरी उम्रें बढ़ गई हैं मगर पाम क्लब के मसाइल वैसे वो झंग के शेख वो ले गए हैं, मजे ले गए जिन्होंने ये सारी डील ली थी। और जिस तरीके अभी तो ये बड़ी बेज़ाब्तगियां हैं जो सामने आई हुई है ना, वहीं से उन्होंने शुरू हुई थी। जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में काम शुरू हुआ था। उस वक्त यहाँ पे उन्होंने कहा जी रॉयल पाम जो है ना, इसको हम ठेके पे देते हैं। एक मलेशिया की कंपनी लाई गई थी, वो फ्रंट मैन थे बेसिकली। यहाँ पे होते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, करते क्या है, जैसे इनका रहा है, शरीफ खानदान का मॉडल रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्या मॉडल था, एक अपने साथ चाइनीज मिलाएं, तुर्की वालों को मिलाएं, उनको एक थोड़ा आगे कर दें। ये देखें चाइना और तुर्की से जनाब ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, और पता यह चलता है कि वो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं ला रहे होते, हमसे ठेके लेके, हमसे पैसे लेके वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते। इसको इन्वेस्टमेंट का नाम दिया हुआ है इसमें। बाकी जो कोई मार धार करते होंगे। खैर, अभी इसी स्टाइल पे इन्होंने रॉयल पाम का किया था कि यहाँ पे 140 से ज़्यादा 150 के करीब एकड़ की इनकी वो थी, इनकी ज़मीन थी यहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ की। खैर, इन्होंने ठेके किए, कॉन्ट्रैक्ट किए। बाद में इन्होंने उनको थ्रेट किया, वो जो मलेशिया की कंपनी थी, डरा डरो के यहाँ पे 2 ठाके शाके करने, बेचारा भाग गया। उन्होंने कंप्लेंट भी की थी, बाद में कोर्ट में गए थे, जनाब हमारे साथ तो ज्यादती हुई है, बला बला। खैर, ये झंग के जो वो शेख हैं वो बड़े पावरफुल लोग हैं माशाल्लाह। तो उन्होंने उनको उसके बाद उन्हीं के पास इंक्वायरीज हुई, उस पर एक पार्लियामेंट की इंक्वायरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंक्वायरीज हुई। मतलब बहुत सारा 20 सालों में इस पर मुसलसल 5 इंक्वायरीज भी हो यहाँ पे हो चुकी हैं। इसको उन्होंने खांचा बना लिया बहुत सारे लोगों ने अपने इसको करने के लिए। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे, उन्होंने आपको पता होगा आके लास्ट टाइम उन्होंने कमेटी भी बनाई थी, फैसले भी कुछ दिए थे कि हम इसको आकर करेंगे। तो ये जो आजम स्वाति साहब तो बाज आने वाले हैं नहीं, वारदाती हैं। उनकी वारदातों की डिटेल तो 5 JAT की वहाँ रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। वो तो वारदात के बगैर तो बाज ही नहीं आते। उन पे एक मतलब जैली, जिस बंदे ने यहाँ पे लाशों पे, जो हमने पहले स्टोरी दी हुई है कि वहाँ पे उस मनसहरा में फ्लड आया, मसूफ का दिल देखें। इन्होंने $1 मिलियन का जो शादियों पे नोट नहीं बच्चे खेलते, $1 मिलियन का शादियों का जैली नोट जो है, इन्होंने वहाँ पे अत्या दे दिया कि 60 लाशें घर में पड़ी हुई है लोगों के, अत्या दे रहे हैं जैली $1 मिलियन का नोट। ये आपका मुल्क का इस वक्त वजीर रेलवे है, इससे पहले पार्लियामेंट चला रहे थे, इमरान खान साहब ने दी हुई थी। जरा ये नेकों की, ये रियासत मदीना के वजीरों की वारदातें बता रहा हूं मैं आपको। अब उनका दौर लग गया रॉयल पाम पे। इस पे पिछला जो ऑर्डर था, इससे पहले कि हम सभी पे जाएं कि आज वहां पे क्या हुआ है, एक तरफ तो ये मैच लग गया, डील हो रही है नहीं हो रही, पार्लियामेंट में भी अभी बात करेंगे, बहुत सारी अहम 1-2 स्टोरीज हैं, वहां कोरम ही नहीं पूरा हो रहा, लोग ही मौजूद नहीं है वहां पे। दूसरी तरफ जरा वारदातों की जरा डिटेल देखते जाए। पिछले इसमें इन्होंने कहा था, इसने जो इंक्वायरी रिपोर्ट पेश हुई थी, कोर्ट ऑर्डर जो दिया गया था, उसमें उन्होंने कहा था जनाब, 2 लोगों को अलर्ट किया था, वार्न किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जज साहबान ने कि इसमें रेगुलरिटीज हुई, कोई गलत चीजें हुई, नुकसानात ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम यहाँ पे आजम स्वाति साहब और शाहरुख साहब, जिनको अमेरिका से लेकर आए थे और उनके सामने क्लब इन्होंने हवाले किया, और जिसको इन्होंने आके इनका इरेगुलर तरीके से, गैर कानूनी
तरीके से जिनकी अपॉइंटमेंट की थी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था, ऑब्जर्व किया था कि नुकसानात होंगे, हम आपसे रिकवर करवाएंगे, आप जिम्मेदार होंगे, आजम सवाती साहब और शाहरुख साहब। तो आज पूछते हैं जरा सबीर साहब से, तो मैंने आपको बड़ा जल्दी में बैकग्राउंड दे दिया, इसकी बहुत सारी मैसिव डिटेल्स हैं, इस पर पूरी किताब लिखी जानी चाहिए। पाकिस्तान का कारपोरेट यहाँ पे सेक्टर कैसे करप्शन करता है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या बड़े बड़े डाके मारे जाते हैं। तो सभी से पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वहां पर हुआ क्या है। तो जी सभी जरा मैंने थोड़ा सा माहौल बना दिया है, जरा तबले पे संगत आप दें थोड़ी सी कि जनाब क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज। जी आज रॉयल पाम क्लब की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, और समाअत के दौरान इंकशाफ हुआ है कि मुशीर शाहरुख खान, जिनको आजम सवाती के कहने पे बतौर मशीर तैनात किया गया था रॉयल पाम क्लब के लिए, 9 करोड़ रुपए से जायद की बेसाबतगियां हुई हैं उनके टेन्योर में। समाअत जो है तो वो जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि शाहरुख खान के होते हुए सारा इंसाफ देखा जाए। तो फैसल चौधरी जो वकील थे शाहरुख खान की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा है कि मैं तो मफादे आमा, मेरे मुवक्किल मफादे आमा के लिए आए थे, और वो किसी भी कैपेसिटी में जो है तो वो फाइनेंसेस से मुंसलिक नहीं थे, और ना ही उन्होंने कोई भर्तियां की थी। एजाजुल एहसन, जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप ये कैसे कह रहे हैं, आपने लेटर्स इशू किए हैं। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि 96 मिलियन रुपीस की लाइबिलिटीज हैं आप पे। इसमें जो है तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी है उसने ऑडिटर ने जो ये पॉइंट आउट की है 9 करोड़ से ज्यादा की बेज़ाब्ती है, इस पे जवाब दिए तो वो रिकंसाइल करके हम जमा करवाएंगे। लेकिन चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ये जो शाहरुख खान थे उन्होंने मेंबरशिप और माली मामलात के फैसले भी किए, और इस तरह बेज़ाब्तियां आई, सारा हिसाब देखा जाए। अच्छा, ये जो पिछला ऑर्डर था उसमें तो बड़ा सख्त ऑर्डर था, मैं पढ़ रहा था जो लास्ट टाइम वाला ऑर्डर था उसमें तो उन्होंने आजम सवाती साहब को, शाहरुख साहब को एंड कंपनी को बरह रास्त कहा है कि ये जो आपके यहाँ लॉसेज होंगे आप लोगों को इसका जिम्मेदार इसको ठहराया जाएगा। आज भी इस पर कोई बात हुई इस इशू पे? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो ऑडिटर जनरल को कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट जमा करवाएं रिकंसाइल करके। बिल्कुल गुज़श्ता समाअत पे जब ये 12 अगस्त 2021 को जब समाअत हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शाहरुख खान को तैनात करने का इख्तियार वज़ीर रेलवे आजम सवाती के पास नहीं था, और किसी भी किस्म के माली नुकसानात के जिम्मेदार शाहरुख खान और वज़ीर रेलवे आजम सवाती होंगे, और मुनासिब वक्त पर अदालत तैनाती की कानूनी हैसियत का जायजा लेगी। अच्छा, मुझे याद है लास्ट क्वेश्चन आपसे कि अतौल हक कासमी साहब होंगे, परवेज रशीद साहब होंगे, अबसार आलम साहब होंगे, इनकी तैनातियां जब गलत साबित हुई थी तो अदालतों ने तो कहा था कि जो इनको तनख्वाहें दी गई हैं, इनको अखराजात हुए हैं, बला बला। भी रिसेंटली मेरा ख्याल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने दोबारा रिकन्फर्म कर दिया है कि जो भी गलत तैनाती होगी इस दौरान में जो तनख्वाहें ली जाएंगी उन्हीं लोगों जिम्मेदारान से वो ली जाएंगी। तो वो जो फैसले हैं अदालतों के पहले वाले वो यहाँ पे अप्लीकेबल हो सकते हैं। जैसे उसमें सेक्रेटरी, ये रेलवे ने तो माना था कि आजम सवाती साहब के कहने पे लगवाए गए थे और कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, यहाँ भी ये आर्डर इस तरह के आ सकते हैं, अलहदा प्रोसीडिंग हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने खुद एतराफ़ किया था कि ये मुशीर का कोई ओहदा नहीं है कानून के तहत रॉयल पाम क्लब के लिए, लेकिन फिर भी तैनात किया गया। तो ये प्रेसिडेंट है कि इसको जो कासमी साहब वाला केस है उसको बुनियाद बनाकर अदालत फैसला दे सकती है कि जो 9 करोड़ की बेज़ाब्तियां अगर तो ये प्रूफ हो जाती हैं तो ये रिकवर की जाए शाहरुख खान से। और जो 12 अगस्त का जो ऑर्डर है जिसमें कहा गया है कि वजीर रेलवे आजम सवाती भी जो है तो जिम्मेदार होंगे, तो बिल्कुल प्रेसिडेंट तो है। बहुत शुक्रिया, गुड स्टोरी, इसको फॉलो करते रहें। 20 साल से स्टोरी मरी नहीं है, लोगों ने माल बनाना था, पैसे बनाने थे, ये अदालतें। मैं आमिर साहब, मुझे भी याद है कि मुझे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 दफ़ा इसी केस में बुलाया गया हुआ। मुझे इसहाक खाकवानी साहब का भी याद करना बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा जो है इस केस को फॉलो करते हुए गुजार दिया है। मुझे इस पे 2 चीज़ें बड़ी है। एक तो ये जो खुदा के लिए जो एहसान करते हैं ना कि जी मैं पाकिस्तान की मोहब्बत में यहाँ आ गया बगैर किसी तनख्वाह के और किसी मफाद आमा के अंदर पाकिस्तान की खिदमत
के लिए यहाँ आ गया हूँ। ये अभी सुन रहा था मैं कि फैसल चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं वैसे, तो उन्होंने ये प्ली ली है। तो मुझे ये मेरी ये हमने यहाँ पे जो है ना शौकत अजीज से लेके पता नहीं कितने कितने लोगों को ये आर्गुमेंट सुने, और जो भी इस तरह कह के आता है वो हमें एक बड़ा टक लगा के जाता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे दूध के कड़ाए जो जहाँ भी होते हैं वहाँ चुन चुन के बिल्ले लाए जाते हैं कि जनाब ये देखें आज़म स्वाति साहब जो हैं इनके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने सारी दुनिया को बताया कि जब वो उन्होंने वो जुल्म किया था एक ख़ानदान गरीब ख़ानदान पे, उसके बाद इनके ऊपर बड़ी सख्त वो सारी JIT की रिपोर्ट जिसका जिक्र कर रहे हैं 5 वॉल्यूम्स के अंदर है, और इनके माजी हाल मुस्तकबिल, उसके बाद से किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी कि इनको दोबारा लगाता किसी अहम पोस्ट पे। और अदालत ने भी मेरा ख्याल है श्योर नोटिस ले गए कि वक्ती तौर पे इन्होंने जान बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया था और इनको मजीद ताकतवर मिनिस्ट्री पे लगा दिया गया रेलवे, पहली बात। दूसरा इनका एक मैंने देखा है कि जहाँ भी कोई एक दूध का कड़ाया लगता है, जैसे ऑयल से रिलेटेड इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है, इनको उस कमेटी में ज़रूर डाल दिया जाता है या ये अपने आप को डलवा देते हैं। आई एम श्योर कि इस केस को परसू करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पहले भी एक JIT रिपोर्ट है, उसकी रोशनी में ये कहा जाएगा कि जनाब जिन लोगों को मार्क कर देते हैं आप उनको तरक्कियाँ तो ना दिया करें कम अज़ कम। और दूसरा आमिर भाई मेरा क्या ये है कि इंतहाई अदब के साथ हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं अदालतों की, डेफिनेटली बहुत सारे अहम केसेस वो करते हैं। ये सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा किसी साइड से है कि जनाब ये आज़म स्वाति साहब वही हैं जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे उनके सामने इनकी सारी चीज़ें जब पेश की गई थी, 5 JIT रिपोर्ट्स उस वक्त की पेश हुई हैं, या FIA की इंक्वायरी थी जिसमें बहुत सारे सीरियस एलिगेशन फ्रॉड के हैं और इरेगुलरिटीज़ के हैं, वो जुल्म सितम जो आपने बताया वहाँ से अमेरिका से रिलेटेड बहुत सारे इशूज़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट्स का हिस्सा हैं। कहेंगे तो पूरा पलंदा ले आऊँगा मैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं पूछ रही हुकूमत से, अटार्नी जनरल से या वकीलों से कि भाई साहब आपके ये जो आज़म स्वाति साहब हैं जो एक और उसमें पकड़े गए हैं, इसमें उसमें उसमें आगे रॉयल पाम के उसमें ये चीज़ें जो हो रही हैं, अपना बंदा ले आए थे अमेरिका से, ये तो इस्तीफा दे गए थे इसे 62-63 से बचने के लिए, इसलिए केस खत्म किया ना। वो इसलिए केस खत्म किया था आपने कि चलें जी इसको सेनेटर रहने देते हैं तो ये वजारत से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये मतलब अदालतों के साथ ये खिलवाड़ जो खेलती हैं हुकूमत, इमरान खान साहब ने भी खेला है, उनके अटार्नी जनरल साहब भी हैं, उनकी लॉ मिनिस्ट्री है। तो मेरी उनसे अदालतों से तो एक इंतहाई एक आजाना रिक्वेस्ट है सर, ज़रा ये तो पूछ लिया जाए अटार्नी जनरल पाकिस्तान से कि सर जी एक्सीलेंसी ये कैसे, ये तो इस्तीफा दे के गए थे बचने के लिए, कोर्ट के साथ एक तरह की सेटलमेंट हुई थी, ये दोबारा इनको वजीर कैसे बना दिया गया और वो दोबारा इरेगुलरिटीज कर रहे हैं जिनकी वजह से इनसे इस्तीफे लिए गए थे। और वो जो रिपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट की रिसोर्सेज जब लगती हैं, इतनी मेहनत करके JIT बनाई गई है, तो उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंट, उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया गया। ये एक रिपोर्ट में अब ये वो मुल्क है जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब एक प्राइम मिनिस्टर जो है JIT रिपोर्ट पे डिस्क्वालीफाई हुए, 7 साल सजा हुई। अब एक और केस आता है JIT की 5 वॉल्यूम की रिपोर्ट आती है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे होती है, उसके अंदर बड़े संगीन किस्म की चीजें वो कहते हैं जी बिल्कुल साबित हुई हुई है, जिस तरह आपने वो डॉलर वाला जिक्र उसके अंदर है कि ये फ्रॉड है, फॉर्जरी है, पता नहीं क्या क्या कुछ उसके अंदर है। उसके बाद इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता और उससे क्यों ये केस कैसे खत्म हो सकता है। अदालत अगर चलें कर भी देती है तो उसकी रोशनी में उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। बहरहाल आमिर साहब ये करतब है इस मुल्क के, मेरा तो ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इस पे नोटिस लेना चाहिए कि जनाब इतने बड़े फ्रॉड की वजह से एक और फ्रॉड, उनका अपॉइंटमेंट सामने आ गई है, 9 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट आ गई है। और आज़म स्वाति साहब पे पिछले आर्डर में इन्होंने स्ट्रिक्ट आर्डर पास किए हुए हैं। आज़म स्वाति साहब जनाब वो वजीर भी हैं, वो अपॉइंटमेंट्स भी कर रहे हैं। यार इस मुल्क का फिर कहते हैं क्या बनेगा, फिर लोग पूछते हैं क्या बनेगा, मिट्टी से स्वाब बनेगा कि जिस बंदे से सुप्रीम कोर्ट ने इस्तीफा लिया हुआ है। चल रही है, शेरशी साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारे उसके सर पे हाथ रखा हुआ है और सर पे वो नहीं है, और साथ में ये सारा दिन सियासत हम ये मैं तो इस पर डिस्कस भी कि एक दुर्फितनी छोड़ दी जाती है कि जी 4 बंदे मिल आए हैं कि जी वो नवाज शरीफ कहने पे गए थे, नहीं कहने पे गए थे, रिसीव करने वाले भी सर ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर ब्रेक के बाद बात करते हैं। इसके अलावा महंगी गैस और बिजली से आवाम परेशान है और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो प्लांट्स हैं वो फर्नेस ऑयल पर चलाए जा रहे हैं और इससे किसी ग्रुप को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल उनका ये कहना है, इसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आमिर साहब, जरा ये जो 4 लोगों की मुलाकातों का आप जिक्र कर रहे थे, इस पर रोशनी डालें, और फिर ये LNG वाला मामला भी। ये एक ना रोज़ का एक काम है कि किस तरह की ज़राए के हवाले से ये बयानात आ जाते हैं। अब ये फवाद चौधरी साहब ने और शेख शीर साहब ने तो ये कहा है ना कि जी हमारे सर पे हाथ है। पहली बात तो ये है, वो DGISPR अभी बेचारे वो हलकान हो गए हैं, क्या 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 कि जनाब हम कोई डील देने वाला नहीं है, हम डील में एक का हिस्सा नहीं है। और मिनिस्टर जब ये कहेंगे तो एक बड़ी और सिचुएशन उनके लिए भी है। और ये खबर अब दे दी है फवाद चौधरी साहब ने कि 4 जो है ना इनके लोग मिलके आए हैं किसी इंपॉर्टेंट आदमी को, और मैं सुन रहा था उसका फैसल वाडा ने नाम दे दिए। उन्होंने कहा जनाब ये शायद का खाना बासी थे, या सादिक थे, और एहसन इकबाल थे, और मिफ्ताह इस्माइल थे। किससे मिले ये पता है? ये वो इशारा दे रहे थे कि जनाब बड़े साहब से मिले। फिर आप और हमसे मुलाकात वही ना, वो उन्होंने पूछा कि बड़े साहब काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, तो उस पर सारे चुप कर जाते हैं, बड़ा साहब कौन है? तो वो कहते हैं बस साहब ही है, जो है ना बस इस टाइप का वो होता है। उस पे एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जनाब नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब कह रहे थे कि इनमें से एक वो ये खबर चल रही थी कि इन्होंने अपने आप को पेश किया है कि जनाब नवाज शरीफ को छोड़ें, आप हमारे पे गौर करें। तो जावेद लतीफ़ साहब ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कोई मुलाकात नहीं होती। बाकी उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये 4 नाम जो आप ले रहे हैं इनमें से एक नाम ठीक है। शायद वो शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ दिया जा रहा था कि शायद जो है ना ये अपने आप को आप पेश कर रहे हैं कि जनाब ये मेरे पे ही गौर कर लें, ये शरीफ फैमिली वाला काम नहीं चलेगा। बहरहाल होता ये है कि ये इस तरह की जो ज़राए के ज़रिए जो अफवाह साजी होती है वन वे और अनदर, ये पनपती तब है जब गवर्नमेंट के अपने हालात पतले होते हैं और पॉलिसीज पतली होती हैं और महंगाई का मसला नहीं आ रहा, और सबसे ज़्यादा महंगाई का आ गई, लोगों की जान निकल गई है। और अब लेटेस्ट उन्होंने ये किया है कि जनाब 4 रुपये और 30 पैसे पर यूनिट बिजली का नेपरा ने कहा है डिस्को को कि आप बढ़ा सकते हैं, जो कि आपके और मेरी जेबों से बिल की सूरत में अब ये आएगा 4 रुपये। पहले ही बेस प्राइस बढ़ा चुके हुए हैं, अब ये 4 रुपये 4.5 रुपये पर यूनिट। ये तो 30 रुपये से बढ़ के होगा जी। 30 रुपये का उसकी तकलीफ दे बात यह है कि आज मिफ्ताह इस्माइल साहब ने ये एक ट्वीट किया कि जनाब ये 5 जनवरी से ऑनवर्ड जो है ना ये LNG के जो 3 प्लांट थे हमारे, उसके ऊपर ये डीजल यूज़ कर रहे हैं। और उनका फिगर था कि जनाब 24 रुपये पर किलो वाट जो है ना ये का पड़ रहा है, इस वक्त कॉस्ट कर रही है यूनिट 24 रुपये का कर रहा है। मैंने उसके बाद फिर इनका जो सरकारी इनके जो कागजात होते हैं उसमें नज़र बढ़ा ली, तो ये इस पर दिखा सकेंगे कि जो मेरिट पॉलिसी जो इम्प्लाई की जाती है उसके मुताबिक वो वाकई सही कह रहे हैं। करीब करीब डीजल और जो फर्नेस ऑयल से जो बनाया जाता है वो 22 रुपये का यूनिट पड़ रहा है। LNG हालांकि इस दफ़ा नहीं ये मंगवा पाए, कैंसिल ऑर्डर हो गए, या ली तो जो है वो बहुत महंगी ली, इन्होंने 30 रुपये डॉलर के करीब जाके ली, तो काफ़ी सारे इनके कैंसिल हो गए, कई चीज़ें मंगवा नहीं सके। उसके बावजूद भी वो 11 रुपये पर यूनिट की पड़ रही है। तो ये जो फर्नेस ऑयल का जो डाका पड़ा है, मैं रफली हिसाब लगा था क्लास साहब, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पिछले 1-2 महीने में जो ना 60 अरब रुपये, ये तो आप करोड़ों की बातें कर रहे हैं ना, 60 अरब रुपए का ये टिका लग गया हुआ है। और ये तकरीबन 300% की इंक्रीज है, 300% की। और ये आपकी बिल के अंदर आप देखें तो आम आदमी जब परेशान होता है तो उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट लिखा होता है कि जी उसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं। धोखा ये देते हैं कि जिन्हें इंटरनेशनली कॉस्ट बढ़ गई थी तो उसकी वजह से ये जो है ना हमने बढ़ाए हैं, जबकि यहाँ इनकी नालायकी की वजह से LNG इन्होंने ऑर्डर नहीं कर पाए, थोड़ी की या बहुत महंगी ली उसकी वजह से है। सो सिर्फ इस सर्दियों में क्लास साहब $500 मिलियन का टीका जो है ना इनकी महंगी और गलत पॉलिसियाँ ख़रीदने की वजह से वो लग चुका है, और वो सारे का सारा आपको और मुझे दे रहे हैं। आगे जो है ये बात पहले साबित हो चुकी थी कि पहले भी बिल ज़्यादा इतना नहीं था, तो बाद में तफ्तीश की गई तो पता चला कि जनाब ये ओवर बिलिंग कर रहे हैं। अब पता चल रहा है कि ओवर बिलिंग का तो शायद कुछ वापस आ जाए, और साथ में अभी भी जो है ना ये और आप पे 4.5 रुपये और मज़ीद भी इस पे बढ़ेंगे, क्योंकि ये नवंबर दिसंबर के फिगर्स बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी के जो फिगर दिसंबर जनवरी के जो आएंगे इससे भी ज़्यादा बढ़ने का अब इम्कान है। तो ऐसे हालात में फिर ये 4 बंदे मिल रहे हैं तो 5 बंदे मिल रहे हैं, तो ये सारी साजिशें पनपेंगी तो नहीं तो क्या होगा।
जी क्लास साहब, ये जो हालात हैं गवर्नेंस के, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से महंगाई इंक्रीज़ हो रही है और जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंसेस आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे ना रियलिटी के साथ। और ऊपर से फिर अब ये तो वॉइड तो है, नज़र तो आ रहा है कि इधर से मुलाकातें उधर से मुलाकातें, एक्चुअल हो क्या रहा है? आमिर भाई ने मुलाकातों पर एतराज़ किया। मुलाकातें कब शुरू होती हैं मुझे बताएं। मैं इनकी गुफ्तगू सुनते हुए, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने 2 दफ़ा मैंने गहरा सांस लिया है। मतलब अगर देखा जाए कंसिडरेबली हमारी तनख्वाहें जो हैं बेहतर हैं। अगर मेरे जैसा बंदा भी ये सोच के 30 से 34 रुपए पर यूनिट होने वाला है, आम आदमी को तो छोड़ दे, कमर्शियल तो भूल ही जाए ना, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपके कारखाने बला बला चीज़ें। मैं खुद सोचने लग गया हूँ कि अगले महीने का बिल जो है ना, अभी हमने दिया है, अच्छा खासा तगड़ा बिल दिया है, अगले महीने आएंगे वो क्या देंगे। मैं उसी शोज में पड़ गया, इनकी गुफ्तगू मुझे भूल गई है, मैं सीरियस बता रहा हूँ। आम आदमी जो बेचारा बैठा है, सैलरी क्लास स्पेशली जिनकी वो है, जिनकी तनख्वाहें हैं, अब आपकी तनख्वाह है 4 रुपये पर यूनिट बढ़ गया। अब आपकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही ना कि आप बैठ के उसमें से एडजस्ट कर लें, हाँ जी ठीक है 4 रुपये यूनिट बढ़ गया, कोई मसला ही नहीं है। लोगों की जो सेविंग थी वो खत्म हो चुकी है, लोग बेचारे उधार मांगने पे आ गए। और खान साहब रोजाना विदाउट फेल वो आके एक अदा यहाँ तकरीर ठोक देते हैं कि ले जनाब। वो अभी भी समझते हैं कि मैं अपनी गुफ्तगू से लोगों को चार्म भी कर सकता हूँ, मैं समझा भी सकता हूँ, और लोग मेरे कहने पे समझ भी जाएंगे। ये खुफिया मुलाकातें हमेशा उस वक्त होती हैं, वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हूँ, वो गिलानी साहब के दौर में हूँ, वो इमरान खान के दौर में हूँ, जब आपके पावरफुल लोगों को ये लगना शुरू हो जाए कि ये अनपॉपुलर भी हो रहे हैं, इनसे मुल्क भी नहीं चल रहा और हमारी तनख्वाहों के पैसे भी नहीं। मैं फिर रिपीट करूंगा, मैं जब आपकी स्टैब्लिशमेंट को ये पता चलेगा, हफीज पाशा साहब ये कहेंगे, जो मैं बार बार बात कर, हफीज पाशा साहब ये कहेंगे, वहाँ नदीम मलिक साहब के शो में रेफरेंस दे रहा हूँ कि जनाब कि हम 2018 में हम जो यहाँ पे हमारा फौजी बजट था, अपने उससे पाकिस्तान के टैक्सेस से मीट करते थे, लोकल हमारा रेवेन्यू था, हमें कोई मतलब कर्जा वगैरह नहीं लेते थे। अब वो कहते हैं 3 साल बाद हम यहाँ पे 45% जो है हम लोकल रेवेन्यू से कर रहे हैं, लोगों के टैक्सेस लेके हम उनकी तनख्वाहें या खर्चे पूरे कर रहे हैं, और 55% जो है हम फॉरेन हम लोन ले रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं। अब मुझे बताएं, जिस मुल्क में ये खबर हो, हफीज पाशा साहब इज ए वेरी क्रेडिबल मैन, वो खुद यहाँ वजीर उस मुशीर खजाना रहे हुए हैं, इकॉनमी समझते हैं, किसी ने उनको रिबट नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब कि इसका पता नहीं। जिस मुल्क में ये मसला चल पड़े तो फिर क्या होगा, फिर खुफिया मुलाकातें नहीं होगी। वो तो सोचेंगे कि जनाब जिनको हम लाए थे कि ये बैठ के हमें थोड़ा सा कोई ब्रीथिंग स्पेस देंगे, कोई बाहर से पैसा आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट ये ले आए, इन्वेस्टमेंट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना रहे हैं, और हाल ये है कि आपका 50-55% जो डिफेंस बजट का है वो आप कर्जों से चला रहे हैं। वो मतलब पल्ले नहीं धेला तो कर दी फिर मेला मेला, अपना घर हमसे चल नहीं रहा, वैसे हमसे हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज देखें माशाल्लाह, नेशनल पॉलिसीज देखें, रीजनल देखें, दुनिया हम चलाते हैं। मतलब जा रहे हैं मोहित यूसुफ साहब, वहां जाके वो बताएंगे उनको कि इकोनॉमी कैसे चलानी है। अब ये यहाँ मोहित यूसुफ साहब जाएंगे, हमारे यहाँ पे फाइनेंस के FBI के लोग भेजे गए थे अफगानिस्तान में कि उनको सिस्टम बना के अपने मुल्क कैसे चलाना है। और भाई आपसे अपनी नहीं दुकान चल रही, अपने मतलब जिसके पास अपना रेवेन्यू। अब उन्हें बड़ी खुशखबरी सुनी, 6000 अरब उन्होंने कहा जी इकट्ठा कर लिया, इसी तरह इकट्ठा किया है। पेट्रोल की कीमतें जनाब 150 से ऊपर ले जाओ, गैस की कीमतें बढ़ा दो, फिर उसके पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो, फिर उसके बाद अभी इन्होंने बताया बिजली की कीमतें बढ़ा दो, बढ़ाने के बाद बड़ी ताली मारते हैं कि अब हमें शाबाश दें कि आप पे हमने गन पॉइंट रख के ना आपसे 6000 अरब निकलवा लिया आपने। मैं इसमें सिर्फ एक बात दे दूं कि इसके अंदर लास्टली के ये 2 मेंबरान ने नेपरा के ये अच्छा हौसला किया है। उन्होंने कहा जनाब ये बड़ी ज्यादती है कि आप अपनी नलायकियों की वजह से, एडमिशन आया है अखबार के खबर छपी हुई है कि रफीक शेख और मकसूद अनवर साहब जो मेंबर्स हैं इसके नेपरा के, उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने कहा आपकी नलायकियों की वजह से ये LNG में नहीं हम मंगवा सके या महंगी खरीदनी पड़ी, अवाम को इसका ना आप जुम्मा डालें। जी बिल्कुल। और इसके अलावा कैबिनेट की एक्सक्लूसिव स्टोरी है जिसके ऊपर बात करनी है, ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लास साहब बात करेंगे जो कैबिनेट की एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं उनके हवाले से। जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनकी बड़ी आप जिक्र करते हैं, जो एक्सक्लूसिव स्टोरीज हम हमारे सामने ज़्यादातर शेयर करते हैं कि वो काफ़ी वोकल हैं एंड ही इज़ अनलाइक द प्रीवियस प्रैक्टिसेस, और हमने देखा है कि उस किस्म की चीज़ें बाहर आती हैं। वैसे बड़ी हिम्मत है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की, उन्होंने अभी तक अहमद नवाज सुखैरा साहब को बर्दाश्त किया, क्योंकि जो चीज़ें हमें इधर उधर से पता चलती रहती हैं। तो ये पहले रिवायत नहीं थी, पहले वो यस बास यस प्राइम मिनिस्टर हो रहा था। अब कैबिनेट में सुखैरा साहब जो है ना वो मत्था लगा लेते हैं, और अब तक बड़े ताकतवर वजीरों से मत्था लगा के सर्वाइव कर गए। द क्रेडिट गोज टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि वो उनको क्या कहते हैं, एक इंग्लिश में टर्म होती है नेसेसरी ईवल,
कि बाद लोगों को नेसेसरी ईवल के तौर पर बर्दाश्त किया जाता है कि इनके बगैर काम नहीं चलेगा, लिहाजा खैर है 2-4 मिनट की जो भी बातें कर रहे हैं सुन लें, लेकिन अब मुश्किल जानते हैं ट्रस्ट भी है। इमरान खान साहब खैर बात, फिर बात दूसरी साइड पे चले गए। जितने पुराने जानने वाले थे सबसे ज्यादा इमरान खान साहब ने, चले आगे नहीं जाते, स्टोरी और साइड पे चली जाएगी। खैर कमिंग टू द पॉइंट, तो वहां पे इन्होंने लास्ट वीक कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है तो उसमें ये जो होते हैं आपकी कमेटीज होती हैं, इधर सब कमेटीज होती हैं, आपकी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटीज हैं, फिर उसकी लॉ जस्टिस की आज़ादी कमेटी है जहाँ पे आपके लॉज जाते हैं, फिर प्राइवेटाइजेशन की कमेटी बड़ी पावरफुल कमेटी, फिर इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स की कमेटी है। उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है, मिनट्स होते हैं, वो कैबिनेट में रेटिफिकेशन के लिए पेश किए जाते हैं। कैबिनेट अप्रूव करो तो देन दे बिकम वो हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे ये कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन जो है ना, वो अपने मिनट्स वहाँ पे वो रेटिफाई कराने गए, एंडोर्स कराने गए। और जहन में रखिएगा ये वही फराडी कमेटी है जिन्होंने लाहौर में इंटरनेशनल सर्विस होटल जो है ना, जो बेचा है उन्होंने वहाँ पे एक इस्लामाबाद की पार्टी को बेचा, हुस्न सोसाइटी को, मजीद चौधरी जी, वो चौधरी मजीद साहब को जो उनकी पार्टी को बेचा गया, जिसको इमरान खान साहब ने खुद पहले रोक लिया कि ये जनाब कोड़ियों को दाम बेची जा रही है। और उस पर अमन नवाज सुखेरा साहब ने भी रोला डाला, तो उन्होंने सारी उम्र हम जिम खाना में खेलते रहे। इमरान खान साहब ने भी यही कहा। उसके सामने तो ये 15 ये है अरब रुपए का नहीं, आपके कनाल पे वाक़ है और 13 करोड़ रुपए फी कनाल पे बेचा गया है। जरा उसको माल रोड पे 13 करोड़ का प्लाट कमर्शियल इस्लामाबाद में नहीं मिलता सर, एक कनाल का, उन्होंने लाहौर के माल पे बेच दिया, वो हो गया। ये आपकी प्राइवेटाइजेशन हो रही है। खैर कमिंग टू द पॉइंट, वहां पे जब पेश हुआ तो एक उस पे एजेंडा आइटम था जिसपे उन्होंने सेक्रेटरी अहमद नवाज सुखेरा साहब रुक गए। वैसे मैं दाद देता हूँ इसको, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर को, ये जो हमारे नए हैं ये शौकत तरीन साहब और एनर्जी मिनिस्टर को, इनकी अप्रोच का बारे में मुझे सोच के ना मुझे वाकई झटका लगा है कि वाकई इसी तरीके से समझते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन हो रही है। इन्होंने क्या काम किया है, तो वहाँ सुखेरा साहब ने कहा अच्छा, क्योंकि सुखेरा साहब ने इसलिए शायद यहाँ पे मेरा ख्याल बात की है, ये खुद प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सेक्रेटरी रहे हुए हैं। मुझे याद है कि वहाँ पे एक उनकी कैमा कमेटी के इजलासों में इनकी अच्छा खासी एक झड़प भी हो गई थी वहाँ पे कमेटी मेंबरान के साथ, जब सेनेट की कमेटी थी। कॉमर्स के भी रहे हुए हैं। ये आजम खान का एक गैप है कि उनको इस्लामाबाद का कोई तजर्बा ही नहीं है, तो इनका ये गैप फिल कर रहे हैं कि ये कॉमर्स में भी रहे हुए हैं, ये प्राइवेटाइजेशन में इन मामला को समझते हैं। सो वो कैबिनेट वो इसके क्योंकि खुद उस निजकारी कमीशन के रहे हुए हैं, सेक्रेटरी बड़ा अरसा रहे हुए हैं, सो उन्हें पता है कि अंदर खाते वहाँ पे क्या घपले और डीलें होती हैं और क्या क्या गलत काम हो रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, एंड मतलब थैंक्सफुली इमरान खान साहब ने उनकी बात को सुना भी है। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक उसमें आके प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे उसकी गुद्दू पावर प्लांट और यहाँ नंदीपुर पावर प्लांट की, इनकी प्राइवेटाइजेशन हो रही है। और प्राइवेटाइजेशन वो कैसे कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं पीएसओ के इन्होंने पैसे देने हैं, ऑयल के, तेल के। आमिर साहब मुझे प्लीज करेक्ट करते अगर मैं कहीं पे रिसीवेबल्स यूज करते हैं, उन्होंने रिसीवेबल का उन्होंने लफ्ज यूज किया कि पीएसओ ने ये गुद्दू को आके इसको गुड्डू पावर प्लांट और ये नंदीपुर को जो तेल देता रहा है ना, और तेल के पैसे इन्होंने पीएसओ को नहीं दिए, लिहाजा अब इन दोनों प्लांट्स जो है ना ये उनको अपने शेयर्स दे रहे हैं कि इनको आप वहां पे एडजस्ट कर लें, जो पैसे हमने आपके देने हैं ना एज ए कंपनसेशन। इसको उन्होंने नाम दिया है प्राइवेटाइजेशन का। जरा सुनते हैं और सार धुनते हैं। उस पर ना सुखेरा साहब ने कहा ये दुनिया की कौन सी डेफिनेशन है प्राइवेटाइजेशन की? प्राइवेटाइजेशन तो होती है कोई थर्ड पार्टी को बेचा जाए, प्राइवेट बंदे को दिया जाता है। भाई आप किसी और सरमायादारी को देना, बिडिंग करवाए ना, वहां पे जाए कोई पार्टी है वो खरीदे ना, इसको आके गुड्डो को खरीदे या आके नंदीपुर को खरीदे। ये तीनों जो महकमे हैं ये सरकारी महकमे हैं। आपका पीओ भी सरकारी, एक सरकारी से दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में जा रहा है। एक आपको ने उसके पैसे देने हैं, उसको पीएसओ के पैसे देने हैं, 2 पावर प्लांट्स ने। आप उसको क्या कह रहे हैं कि पैसों के बदले तुम रख लो इसको, मतलब आप उसकी इक्विटी ले लो, इक्विटी ले लो। तो उन्होंने कहा ये कौन सी प्राइवेटाइजेशन हो रही है कि महकमे आपस में शेयर जो है ना बांट रहे हैं? ये तो प्राइवेटाइजेशन नहीं है। नहीं, वाज एब्सोल्युटली राइट। इस पे जरा सुने, दोनों वजीरों ने कहा, यानी विश के इमरान खान साहब को उनको थोड़ा स्नब करना चाहिए था इस एक्सप्लेनेशन के बाद। दोनों वजीरों ने कहा सर जी खुदा के लिए होने दे, मतलब है हमारे पास पैसे नहीं है, इसी तरीके का इनको आपस में एडजस्ट करना चाहते हैं तो करने दें, बात की बाद में देखेंगे, कल की कल देखेंगे जनाब, इसको होने दें। ये शौकत तरीन साहब और हमाद अजहर भी, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े बैंकर हैं, दुनिया भर से पढ़ के हैं, आप ये प्राइवेटाइजेशन के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं। ये तो प्राइवेटाइजेशन ना हुई ना आपकी, जो उन्होंने बात की है वहाँ सुखेरा साहब ने एक और बड़ा बम शेल उन्होंने इंकशाफ किया, वो जरा सुने। ये प्राइवेटाइजेशन के नाम पे इस मुल्क को लूटा कैसे किया है। यहाँ शॉन ग्रुप है आमिर साहब,
अच्छा, उन्होंने ये वहाँ पे इंकशाफ किया है, उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने, कि जनाब यहाँ पे माजी में जो हमने बेची हैं यहाँ पे अपने अपने कारखाने बेचे हैं, अपनी बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट्स बेची हैं, या जो भी थे, हमने बैंक बेचे, होटल बेचे, जो भी बेचे, उन्होंने कहा बहुत सारे पैसे उन लोगों ने जिन पार्टीज को बेचा गया उन्होंने हमें दिए नहीं, कोर्ट केसेस कर दिए हैं और बहुत बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व है उसमें। उन्होंने कहा जिसमें उन्होंने स्पेशल नाम लिया है कैबिनेट में शॉन ग्रुप का, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है, बिजनेसमैन है, दुबई में है, रियल स्टेट में, पता नहीं मैं तो अभी नाम पढ़ने लगा तो उनका बैंक है, बला बला। क्रिकेट में भी ब्रीफली आए थे जी, उसमें आए थे, मुल्तान सुल्तान जो लिया था। तो शान ग्रुप जो है वो पैसे उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने अदालतों से जाकर स्टे ले लिया सब ने। यहां से डील करते हैं, डील करने के बाद वो अदालतों में चले जाते हैं, 2-4 तगड़े कोई वकील करते हैं, 2-2.5 करोड़ रुपए उनको लगाते हैं, वो उनको स्टे ले देता है सर। उसके बाद अदालती प्रोसीडिंग आपके रुक जाती हैं। सो उन सुखेरा साहब ने वहां पे कैबिनेट में कहा, अकॉर्डिंग टू मई सोर्सेज, उन्होंने कहा साथी प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे जरा इनसे निजकारी कमीशन से ब्रीफिंग ले लें कि कौन कौन से इदारे हमने बेचे और उन इदारों के अगेंस्ट कौन कौन से अदालतों में चले गए, हमें उन्होंने पैसे नहीं दिए, हम आगे बाकी इदारे बेचते जा रहे हैं, जो पहले वाले इदारे बेचे थे उनके पैसे नहीं मिले हमें। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो मेरी उस पे हैं कुछ, उन्होंने कहा जनाब कि ये जो डिटेल्स है ना ये मुझे पेश कीजिए। गुड डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ, ये नैब का भी यही तरीका कह रहा है कि लोग प्री बार्गेन करते हैं, एक आधी वो छुट्टी करवाने के बाद में अदालत के अंदर चले जाते हैं और वो स्टे हो जाता है, ना पैसे दिए जाते हैं और वो जान भी छुट जाती है। तो इमरान खान साहब ने अच्छा फैसला किया, उन्होंने कहा जनाब कि भाई साहब ये अगर एक काम हो रहा है, शान ग्रुप ने भी वहां पे स्टे ले लिए हैं, दूसरों ने भी ले लिए हैं, पैसा स्टॉक अप हो गया और हम यहाँ पे टैक्सेस लगा रहे हैं, लोगों की जेबों पे डाके मार रहे हैं, तो जो पैसा आना चाहिए था, प्राइवेटाइजेशन की इसलिए गई थी कि पैसा आएगा, हमें टैक्सेस नहीं लगाना पड़ेंगे, हमें इन्हीं के जरिए डेवलपमेंट कर लेंगे, इन्हीं के जरिए दीगर प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करेंगे। पता यह चला है कि पूरा का पूरा घर का सामान भी हमने बेच दिया है और जो कुबाड़ी आके लेकर गए, कुबाड़ी में जाके जनाब उन्होंने स्टे ले लिए वकील करके, और उसको निजकारी कमीशन जो है वो चुप करके बैठा। अभी आपके पास अटॉर्नी जनरल है, आपके पास लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ ऑफिसर्स हैं, एडवोकेट जनरल्स हैं, उनको एक्टिव करें ना, अदालतों में जाए, उनके फैसले करें आप। बिल्कुल। सो गुड डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने कहा जनाब कि ये मुझे रिपोर्ट दें कि आपके कितने पैसे किस किस के पास फंसे हुए हैं, क्या कोर्ट केसेस। 90% ठीक है सर, टाइम खत्म हो गया। यही तरीका कह रहे हैं सारे के सब पे चोरियों के इल्जाम है, प्ली बार्गेन है और वो सारे बिजनेस भी किए जा रहे हैं। माशाल्लाह जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया है। इस डिस्कशन को यहाँ पर मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते, खत्म करना पड़ेगा। आने वाले प्रोग्राम्स में कंटिन्यू करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।